अक्टूबर 2024 से स्टॉक मार्केट ने इंडिकेट कर दिया था, क्रैश करने का इंडिकेट दे दिया था, या आप यूं कहें कि गिरने का इंडिकेट दे दिया था। बट बहुत से लोगों ने इग्नोर किया और कुछ लोगों ने इग्नोर नहीं किया, तो वो काफी अच्छे से बच गए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर अक्टूबर 2024 में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीजें सामने आई जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली तब से गिर रहा है और 20% के आसपास आज की डेट में मार्केट गिर चुका है। लोग इसको करेक्शन बोल रहे हैं, हालांकि ये करेक्शन नहीं है। अगर मार्केट करेक्ट होती है तो ऑलमोस्ट 8-10% गिरती, 12% गिरती, फिर वहां से रिकवर कर जाती है। और ये क्रैश है, एक्चुअली ये क्रैश है, ये मार्केट क्रैश है। 20% 20% से ज्यादा मार्केट गिर चुका है, इसको आप करेक्ट मत बोलिए। और कहां पे जाके सपोर्ट ले रहा है, अभी तो कुछ लोगों का कहना है 21,000 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। मे बी कि अगले एक क्वार्टर के बाद वो आपको लेवल टूटते हुए दिख जाए, या मे बी यहाँ से वो रिकवर कर जाए। तो क्या रहेगा पूरा एनालिसिस इस वीडियो में बताएंगे। आखिर मार्केट कब रिकवर करेगा वो भी इस वीडियो के एंड तक आपको मालूम चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स में। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक टर्म समझा देता हूँ जीडीपी के बारे में, बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्रोफेशनली है या बिगिनर्स हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में नए भी आए हैं अभी हाल फिलहाल 2-3 सालों में जिन्होंने शुरू किया इन्वेस्टमेंट, उन सब के लिए बेसिकली ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। अभी जीडीपी के बारे में समझ लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप लोगों ने इस एक्रोनियम को सुना होगा। जीडीपी मोस्ट वाइडर रेंज में यूज किया जाता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे गवर्नमेंट के एजेंसीज के थ्रू या न्यूज चैनल्स में भी आप लोग को सुनाई देता होगा जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर कहीं तो जीडीपी गिर रहा है। तो वो सारी चीजों को हम अभी इसमें ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो मतलब जीडीपी होता क्या है। बेसिकली जीडीपी को हम लोग ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, विद इन इंडियन कंट्री, मतलब हमारा जो बॉर्डर लगता है, इसके दायरे के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स का या सर्विसेज का, इन सब का कंपाइलेशन जिस स्टेज पर हो रहा है, मतलब जितनी क्वांटिटी में ये हो रहा है प्रोडक्शन, उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन कंट्री और कंट्री के बॉर्डर के अंदर। तो ये हमारी जीडीपी है। अगर हमारा प्रोडक्शन सर्विसेज का गुड्स का काफी अच्छा होता है तो हमारी जीडीपी ग्रोथ उतनी अच्छी होती है। सिंपल टर्म्स में ये समझिए, अगर हमारी सर्विसेज और हमारा प्रोडक्शन डाउन होता है तो जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है। तो आप अक्सर देखते होंगे रिसेशन बोलते हैं लोग, रिसेशन आ गया, या लोग बोलते हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही, इस क्वार्टर में इतना अच्छा नहीं हुआ, या लास्ट क्वार्टर में इतना अच्छा हुआ नहीं हुआ, या इस फिस्कल ईयर में इतना अच्छा हुआ नहीं हुआ, या लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इतना अच्छा जीडीपी नहीं रहा। तो करंट में इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट 6.20 या 6% के आसपास अभी हम लोग करंटली ग्रो कर रहे हैं। जिस तरह से जीडीपी होता है उसी तरह से जीएनपी होता है। जीएनपी का सिंपल मतलब होता है कि जैसे लेट सपोज मेरी कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर हम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए जीडीपी के दायरे में आ जाएगा। अब हमारी यही इंडियन बेस्ड कंपनी, यदि कहीं मैं जैसे लेट सपोज यूएसए के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो जो यूएसए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो जो मेरा आउटपुट होगा वो वहां पर जीडीपी कहलाएगा और इंडिया के अंदर जीएनपी कहलाएगा। मतलब हमारी बाउंड्रीज से बाहर अगर चले जाते हैं तो वो जीडीपी, यहाँ के लिए वो जीडीपी हो जाएगा और हमारे यहाँ के लिए वो जीएनपी कहलाएगा। तो ये था अभी तक जीडीपी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है हमारा इंटरनल रीजन। तो शुरू करते हैं इंटरनल रीजन कि आखिर मार्केट में ऐसा क्या इंडिया में चल रहा है कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इतनी तेजी से क्रैश करने लगा। तो पहला जो मेजर रीजन है वो है आरबीआई का रोल। एक्चुअल में जीडीपी ग्रोथ हम जो 2020-21 में तकरीबन 9.7%, 9.2% के आसपास ग्रो कर रहे थे, वही हम 6.2% या 6-6.5% के आसपास से हम ग्रोथ रेट हुई। उसके बाद सडन क्या हुआ, अक्टूबर में एक न्यूज निकल के आती है इन्फ्लेशन को लेकर के कि इन्फ्लेशन ने अपनी सारे हदें पार कर दी। महंगाई इतनी मतलब चरम सीमा पे पहुंच गई कि 6.21%, 6.5% के आसपास इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया। सडन होता क्या है, अक्टूबर में ये सारी चीजें इंटरनल चली रही थी, फौरन आरबीआई को याद आता है कि चलो एक एमपीसी मीटिंग कर लेते हैं, कुछ नए टारगेट्स डिसाइड करेंगे जीडीपी को लेकर के और इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेकर के। तो दिसंबर महीने में क्या करती है आरबीआई, एक मीटिंग करती है और उसमें नए जीडीपी ग्रोथ और नए फोरकास्टिंग और नए टारगेट्स को डिसाइड करती है। इस मीटिंग में Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी ग्रोथ को 7.4% से डाउन करके 6.8% कर दिया जाता है और Q4 का जो टारगेट रिवाइज किया जाता है वो 7.4% से रिवाइज करके 7.2% पे कर दिया जाता है। अब वहीं रेपो रेट भी सरदर्द बना हुआ था। रेपो रेट पिछले मई 2022 के बाद से लगातार आरबीआई ने क्या किया था, 6 बार बढ़ा दिया था। इसकी वजह से डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा था होम लोन्स पर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर। होम लोन के इंटरेस्ट रेट 20% से ज्यादा बढ़ चुके थे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की सेल ग्रोथ तकरीबन 8 से 10% के आसपास डाउन चल रही थी।
तो इस बार इन्होंने थोड़ा सा होशियारी दिखाते हुए क्या हुआ कि रेपो रेट को अनचेंज कर दिया है कि नहीं नहीं, रेपो रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने जीडीपी रेट को लेकर के क्या क्या किया है कि टारगेट्स को रिवाइज कर दिया है। मतलब 9.7% से ऑलमोस्ट जीडीपी बता रहे हैं कि अब हम ग्रो करेंगे, ले जाकर के 7.20% के आसपास, ऑलमोस्ट 7% के आसपास अब हम ग्रो करेंगे नियर फ्यूचर, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये टारगेट सेट किए हैं इन्होंने। तो ये एक सबसे मेजर रीजन था आरबीआई का। पहला जो हमारा इंटरनल रीजन था, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हुई। देन आरबीआई ने जो अपनी मीटिंग्स करी, रेपो रेट को बिल्कुल अनचेंज रखा, और साथ ही जो है नए जीडीपी के इन्होंने टारगेट डिसाइड कर दिए, और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा था। ये एक मेन रीजन था। इंटरनली यही बेसिकली रीजंस थे अपने इंडियन मार्केट के डाउन होने के, सिंस 2000 अक्टूबर 2024 से जो मार्केट क्रैश करना शुरू हुआ। इसके बाद एक्सटर्नल रीजन पर आते हैं। तो एक्सटर्नल रीजन पे अगर हम देखेंगे तो अक्टूबर 2024 में आईएमएफ ने अपनी 2 रिपोर्ट्स रिलीज करी थी ग्लोबल सेंटिमेंट्स को लेकर के बताया। पहली रिपोर्ट थी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि नियर फ्यूचर पूरी दुनिया के अंदर एक जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रहने वाली है। अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट ये रिलीज करी आईएमएफ ने। उसके बाद दूसरी एक रिपोर्ट और रिलीज करी, ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। इस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया गया था कि जो भी ग्रोथ है वो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तेजी से नहीं होने वाली है नियर फ्यूचर, और पास्ट में भी जो कुछ हुआ है वो इतनी खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। ग्लोबल वर्ल्ड वाइड की बात करी है आईएमएफ ने। इसका डायरेक्टली जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। आईएमएफ जो रिपोर्ट्स रिलीज करती है, या वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट्स रिलीज करता है, या आरबीआई जो रिपोर्ट्स रिलीज करती है, या जो भी सेबी अपने पॉलिसीज में चेंजेस करता है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और मार्केट हमेशा सेंटीमेंट से ऊपर चलता है। मार्केट का सेंटीमेंट का मतलब यही है कि अगर कोई रिपोर्ट्स निगेटिव रिलीज हो रही है तो इन्वेस्टर्स के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, और वो अपना पैसा पुल आउट करना शुरू कर देते हैं मार्केट से। तो ये दूसरा मेजर एक रीजन था। उसके अलावा एक सबसे बड़ा जो रीजन रहा वो रहा यूएसए ने अपने फेड रेट्स को हाइक किया। फेड रेट्स हाइक होने की वजह से क्या हुआ था, जो एफआईज है उन्होंने लगातार अक्टूबर 2024 के बाद से आज टिल मैं मार्च में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्च तक कंटिन्यूसली वो सेल ऑफ करना शुरू कर दिए। एफआईज की सेल ऑफ शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 से, और फैब आते आते ऑलमोस्ट 3,26,743 करोड़ के आसपास उन्होंने कैश मार्केट में, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, उन्होंने सेल ऑफ कर दिया। इतना हैवी सेलिंग को देखते हुए उन्होंने अपना जैसे पैसा विड्रॉल किया है, उसके बाद से मार्केट धराशायी होना शुरू हो गया। एक बीच में थोड़ा सा रिवाइवल देने की कोशिश करी, लेकिन वो हो नहीं पाया, और ऑलमोस्ट आज हम लोग मार्च में बैठे हुए, मार्केट 20 से 22% के आसपास गिर के चल रहा है। और ये एक मेजर रीजन था। उसके बाद एफआईज ने जैसे बिकवाली शुरू करी, उसके बाद से बहुत तेजी के साथ मार्केट क्रैश करना शुरू हो गया। तो ग्लोबल सेंटीमेंट, आईएमएफ की रिपोर्ट, और फेडेक्स के रेट बढ़ने की वजह से, उसके बाद रुपया भी हमारा कमजोर होता चला गया यूएस डॉलर के मुकाबले। अब ये सारी चीजें तो चली रही थी, साथ के साथ अभी अक्टूबर 2024 से एक मेजर एक्सटर्नल रीजन और भी मैं आपको बता दूं, वो भी जो कुछ है वो इसी में इन्वॉल्व रहेगा। मैं इसको इसी का पार्ट समझता हूं। अगर एक्सटर्नल रीजन में देखा जाए, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से हुआ क्या, ऑयल प्राइसेस बढ़ते चले गए। और ऑयल प्राइसेस बढ़ने का मतलब ही होता है कमोडिटीज में जो है फिर जो बेसिक एमिनिटीज हम लोग यूज करते हैं उनके रेट्स भी हाइक होते हैं। जब वो रेट्स प्राइसेस चेंज बढ़ते हैं, और उसके उसका इम्पैक्टली मार्केट के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। अभी ये सारी चीजें चली रही थी, साथ के साथ इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है, और उस युद्ध यूक्रेन और रशिया ऑलरेडी चल ही रहा था पहले से ही। उसके बाद इन्होंने भी शुरू कर दिया, और इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर ऐसा पड़ता चला गया कि ग्लोबल मार्केट भी गिर रहे थे उस समय पे। धीरे धीरे मार्केट को रिवाइव हो गए, लेकिन हम इंडिया, हमारा इमर्जिंग मार्केट है, हम एक तरीके से भी ग्रो कर रहे हैं। हम कंप्लीटली अभी ग्रोथ नहीं हुआ है। हाँ, आने वाले वक्त में हम बिल्कुल, आज जैसे हम जीडीपी नंबर 3 नंबर 4 पर हैं पूरी दुनिया में, एक वक्त वो होगा जब इंडिया दुनिया में जीडीपी में नंबर 1 पर होगा डेफिनेटली होगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो मार्केट है, मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा प्रॉफिट देती है। शॉर्ट टर्म में जो सोच रहे हैं अभी 1 से 2 महीने के लिए, बिल्कुल भैया मार्केट से दूर रहो। 1-2 महीने नहीं, अगले 2 से 3 क्वार्टर भी मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाला है। लॉन्ग टर्म में जो सोच रहा है अगले 4-5 सालों के लिए, जिसका विजन है, तो वो बेसिकली मार्केट से कमा के निकल जाएगा। तो ये ग्लोबल सेंटीमेंट्स था।
ये एक डिफेंस वॉर चल रही थी। डिफेंस वॉर के दरमियान क्या होता है, मार्केट हमेशा थोड़ा सा जो है डाउन साइड में ट्रेड करता है, लेकिन उसके बाद पुल बैक कर जाता है। लेकिन जब इंटरनली हमारे इकोनॉमी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो मार्केट रिवाइव नहीं कर पाया, और सिंस अक्टूबर 2024 से कंटिन्यूसली मार्केट गिरती चली गई, और अभी भी वही पोजीशन बनी हुई है। But let's of course start with this big story from the United States of America. Our country from an economic standpoint. अपने दूसरे कार्यकाल में संसद के पहले संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा दिया है कि जो देश अभी इधर दुनिया डिफेंस वॉर से उभर नहीं पा रही थी, मार्केट्स डिफेंस वॉर से उभर नहीं पा रहे थे, उधर एंट्री होती है फॉरेन एक नए वॉर की, ट्रेड वॉर। अब ये शब्द ट्रेड वॉर ना रह करके टैरिफ वॉर बन गया है, क्योंकि ट्रंप जो भाई साहब जो है ना, अब वो डोनाल्ड ट्रंप का मुझे और टैरिफ वाले बाबा ज्यादा समझ में आने लगे। जिसके ऊपर देखो उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज करने की बात करनी शुरू कर दी। यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाए दे रहे, रशिया के ऊपर टैरिफ उन्होंने इम्पोज करने की बात कर दी। इधर इंडिया को 2 अप्रैल की डेट दे दिया, 2 अप्रैल 2025 को जो है हम टैरिफ इम्पोज कर देंगे। मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो इन्होंने एक मार्केट का जो सेंटिमेंट था बिल्कुल नेगेटिव कर दिया, बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। भाई साहब एफआईज ने और पैसा अपनी बहुत तेजी के साथ पिल ऑफ करना शुरू कर दिया। अब जब पैसा इतना, एफआईज का मतलब ही है एक बड़ा अमाउंट मार्केट से जा रहा है। अब जब बड़ा पैसा मार्केट से निकलता है तो डेफिनेटली मार्केट क्या करता है, डाउन साइड में ही ट्रेड लेता है, अप साइड में वो जाने की कोशिश भी नहीं करता है। तो ये ट्रंप वाले बाबा जब से शुरू हुए हैं, सॉरी ट्रंप वाले बाबा बोल रहा हूँ, ये टैरिफ वाले बाबा जब से शुरू हुए हैं, इन्होंने तो भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा रखी है। हर एक को बोल रहा है कि हर एक को धमकी दिए चले जा रहे हैं, हर सभी को शुरू कर दिया। उधर यूरोपियन यूनियन ने तो खैर अभी बहुत अच्छा स्टेप ले लिया, बोल दिया मैं भी टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। अभी उन्होंने बोला, फिर चाइना ने भी बोल दिया, अभी हम भी शुरू करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा धीरे धीरे शुरू करते हैं, क्योंकि वी आर इंडियंस और इंडियन ऑलवेज वे सपोर्ट रशिया एंड यूएसए। तो जब हम रशिया और यूएसए को सपोर्ट करते हैं तो बेसिकली हमको भी वहां पे एक नेगोशिएट ऐसा करना पड़ेगा कि हम ना तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले जाए और बहुत ज्यादा ना ही हमारी इमेज खराब हो। इस तरह से हमें इस तरह से ही हमें इसको टैकल करना पड़ेगा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब लोगों के ऊपर है, वो लोग अपना डील करेंगे उन सभी चीजों को। लेकिन एक मतलब पावर हाउस है यूएसए, एक पावर हाउस है, ग्लोबल पावर है, और वहां का प्रेसिडेंट अगर इस तरह की बातें करता है तो फिर वो ठीक नहीं होती, क्योंकि उसका सेंटीमेंट मार्केट हमेशा नेगेटिव लेता है। अब इन सब पूरा मैं कंक्लूजन अगर निकालूं तो देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज वाली चीज है वो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री। फाइनेंशियल सेक्टर है, आपको 30% के आसपास का वेटेज रखता है। ये सेक्टर जब गिरता है तो मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरती है, और लास्ट 6 महीने से क्या है, फाइनेंशियली मतलब जो सेक्टर है वो तेजी के साथ गिर रहा है, क्योंकि जो भी पीएसयूज बैंक है और प्राइवेट बैंक से भी हाल फिलहाल में आपने 1-2 दिन पहले की न्यूज देखी होगी, इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे न्यूज का सेंटीमेंट मार्केट में पड़ता है, और उसके बाद मार्केट क्या होता है, क्रैश करना शुरू कर जाता है। तो अगर हमारा फाइनेंशियली जो इंस्ट्रूमेंट मेन एक किसी भी बैंक, किसी भी दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उस मुल्क का सबसे स्ट्रांग पिलर होता है बैंक। अगर हमारा फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट जो होता है बैंक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इसका मतलब हमारा जीडीपी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर जीडीपी परफॉर्म नहीं करेगा तो मार्केट फिर आपको उतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं देगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो 10 से 15 साल 20 साल का विजन रखते हैं, वो स्टॉक मार्केट में वैसे के वैसे सस्टेन बने रहे जैसे थे। और अभी तो मार्केट लॉन्ग रन वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक चीज डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। डिस्काउंट थ्योरी जो वॉरेन बफेट जी की है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके मेक श्योर करें कि चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि मार्केट रिवाइव कब करेगा। मतलब बेसिकली जो ये सारी चीजों के निचोड़ के बाद अल्टीमेट गोल है हमारा, कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कब रिवाइव करने वाला है, या कब जो है अब ये यहाँ से एक नए तेजी के साथ ऊपर को बढ़ेगा। मार्केट के रिवाइवल में बेसिकली 2 चीजों का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है, वही इंटरनल रीजन और एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन में तो देखिए जीडीपी को सस्टेन रहना चाहिए, या तो इस यहाँ से थोड़ा सा और तेजी के साथ ग्रो करना चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर के बाद। मैं मान के चलता हूँ अगस्त, जो हमारा लास्ट क्वार्टर एक खत्म होगा अगस्त सितंबर में, वहां तक, ये अपकमिंग 2025 का अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ, वहां तक हमारी जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए और इन्फ्लेशन एटलीस्ट सस्टेन होना चाहिए, यहाँ से या तो कम होना चाहिए। प्लस हमारा जो ये रेपो रेट वाला सिस्टम इन्होंने चला रखा था बढ़ाने वाला, इस रेपो रेट को ये अनचेंज ही रखते हैं तो बहुत बेहतर रहता है।
मार्केट के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल रीजन में मेजर फैक्टर रोल प्ले करेगा फेडेक्स का रेट कट। अगर फेडेक्स के रेट कट होते हैं तो एफआईएस दोबारा से एंट्री लेगा, और जब एफआईएस अपना बाइंग शुरू करेगा तो मार्केट बेसिकली फिर अपसाइड में स्टार्ट हो जाता है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। और सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो ये टैरिफ वाले बाबा है भैया, ये अगर 1-2 क्वार्टर के बाद थोड़ा सा मतलब सुधार में आ जाते हैं तो बेसिकली मार्केट अपने आप ही रिवाइवल की तरफ चली जाएगी। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको देखना है तो एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो मेरे हिसाब से अभी जाने दीजिए। एक तो ये भी जो जा ही रहा है मार्च वाला, उसको छोड़ने के बाद जो हम अभी अप्रैल मई और जून में खत्म करेंगे ना, उसका जुलाई अगस्त और सितंबर, जो हमारा सितंबर, ये 2 क्वार्टर्स अगर हमारे निकलते हैं और इन 2 क्वार्टर्स में अगर कॉर्पोरेट की अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है तो जैसा कि अभी बोला जा रहा है कि मार्केट क्या है अभी, अब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, मतलब निफ्टी 50 बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है, ठीक है। ये ओवर वैल्यूएशन का शब्द भी आईएमएफ की रिपोर्ट से निकल करके आया था। उन्होंने ही बताया कि ये जो है इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, मतलब बता रहे तकरीबन 22 गुना से ऊपर भी चल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है इतना मेजर करेक्शन आ रहा हो। और उसके बाद अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी अच्छी आती हैं, ठीक है, इधर 2 क्वार्टर में, तो ये जस्टिफाई करेंगी हमारी निफ्टी 50 को और निफ्टी 50 की वैल्यूएशन को। इसका ही कंपाइलेशन अगर मैं यूं करूं कि अगर मार्केट रिवाइव कब होगा लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो फिर अक्टूबर 2025 तक का वेट करना पड़ेगा। अक्टूबर 2025 में जहां से 1 साल पहले मार्केट ने क्रैश करना शुरू किया था, तो मे बी कि अक्टूबर 2025 के बाद से ही मार्केट वहीं से रिवाइव करना शुरू कर जाए। और सब लोग यही दुआ करें कि एटलीस्ट निफ्टी जो है 21,000 के लेवल को ना तोड़े तो बेस्ट होगा, क्योंकि 21,000 का एक बहुत मेजर सपोर्ट जोन है। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर भाई इसका मालिक तो फिर ऊपर वाला ही है। तो लॉन्ग रन में जो पोजीशन बना करके रखे हुए उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 15-20 साल वालों को ये सब छोटी मोटी चीजों से अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कई बार मार्केट क्रैश हुआ, फिर वहां से रिकवर हुआ, फिर क्रैश हुआ, फिर रिकवर हुआ, फिर क्रैश हुआ, रिकवर हुआ। ये तो मार्केट का मूड है और मार्केट ऐसे ही चलता था, चलता है और हमेशा चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा आपको एक लाइन में ही चलता हुआ दिखेगा। मार्केट हमेशा कभी नीचे भी आएगा और कभी बहुत ज्यादा नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर को जाएगा। हाँ, ये करेक्शन नहीं है, मैं फिर से बोलूं, मार्केट क्रैश है। मोर देन 20% मार्केट गिर चुका है, तो ये क्रैश है। अभी तक अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ नया सीखने को मिला हो तो और लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ ऐड ऑन करना हो नेक्स्ट वीडियोस में तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको समझने में या किसी भी पार्ट से रिलेटेड या वर्ड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टा या फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पे आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और इन्वेस्टमेंट जारी रखें लॉन्ग रन के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, आखिर इन्वेस्टमेंट क्या है, उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।